आजकल कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू बराबर बराबर हो गए हैं। दोनों ने अपनी शर्म गैरत नाम की चीज़ हटा दी है। पहले कच्चे के डाकू आपको पता है वो बड़ा मुंह छुपाते थे और जंगलों में फिरते थे। उन्होंने पक्के के डाकू को जब देख लिया कि ये इतने बेगैरत हो गए हैं तो हमें गैरत मिनिस्टर को अपने चैम्बर में बुलाना, और आज बल्कि आज़म सितारा ने हमने चीफ जस्टिस के कहने पर मुलाकात की है। उसका ये कहना मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी मिसाल है, ये नई मुलाकात होनी चाहिए थी। यानी जो ये कठपुतली प्राइम मिनिस्टर जो इस तरह के हरकतों में मुलव्वस है, अगर आप उनको अपने चैम्बर में बुला के खुश आमदीद कहेंगे तो लोगों का आपके ऊपर इंसाफ से एतमाद कहाँ रहेगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा लोटों की जमात बन गई है। एक एमएनए को दोबारा जो है रजीम चेंज में जो है वो लोटा भरा था, बखर से आपने दोबारा उसको टिकट जारी। हम डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला एक प्रोटेस्ट किया करेंगे 11 से 12 तक। अब ये हम आपस में दोस्त बैठ के मुशावरत करेंगे के होते हुए फॉर्म 47 बनाया गया। मैं 1,05,000 वोट लेके जीता हूँ, जबकि मेरा मद्दे मुकाबिल 50,000 वोट भी नहीं ले पाया। वहाँ भी जो कुछ धांधली की, एक जजेस के खिलाफ एक नया दरखास्त लेके आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई एक वकील होता है, वो सारे जजेस के खिलाफ जब भी कोई होता है, मज़ाहिर नकवी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हूँ, उनके खिलाफ रेफरेंस लेके आ जाता है। जजेस अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ही दूसरे लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर जो हैं, वकील हैं, वो कहाँ हैं, किधर हैं, नज़र नहीं आ रहे। जजेस के साथ स्टैंड करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। बहुत बड़ा यूनिटी है आपकी पूरे पाकिस्तान में, क्यों नहीं लोग। अब पूरे पाकिस्तान में हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं और मेरी तजवीज़ दे दी है अपने सारे दोस्तों को, अपनी कोर कमेटी को, कि हम डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला एक प्रोटेस्ट किया करेंगे 11 से 12 तक। अब ये हम आपस में दोस्त बैठ के मुशावरत करेंगे। हम इस मसले को डाइजेस्ट नहीं होने देना। मेरा आप सारे दोस्तों से वादा है, पार्टी लेवल पे किस हद तक हम आगे जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं अकेला इसको लीड भी करूंगा अगर कोई दोस्त सुस्ती दिखा गए तो। और इस मसले को डेली बेसिस पे इंशाअल्लाह हम जिंदा रखेंगे, इसको लेके चलेंगे। और इन जजेस को इंसाफ देने का मतलब सिर्फ ये 6 अफराद नहीं है या ये 6 खानदान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ये बात है। इसलिए हमने इस बात को टेकअप करना है और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इनको इंसाफ मिलेगा उसी दिन इमरान खान ने बाहर आना है, उसको भी इंसाफ मिलेगा। सेकेंडली बताइएगा शुएब शहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कहते थे कि जो भी कोई लोटा बनेगा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं करेगा, उसको कोई बच्चों के साथ शादियां नहीं करेगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा लोटों की जमात बन गई है। एक एमएनए को दोबारा जो है रजीम चेंज में जो है वो लोटा भरा था, बखर से आपने दोबारा उसको टिकट जारी कर दी। मुझे आज ही पता चला है खान साहब को मिलने के बाद, कोई अफजल ढांडला है शायद, हाँ मुझे पता चला है कि उनको कोई टिकट मिली है। मुझे उसके बारे में नहीं पता था। मुझे जब मैं आ रहा था वापस जला जेल से मिलने के बाद, तो मैंने उसका एहतजाज किया है अपनी दोस्तों के साथ, कोर कमेटी में भी। इंशाअल्लाह खान साहब से जो ही मुलाकात होगी सबसे पहला ये इशू हम टेकअप करेंगे। हम एक बात के कायल हैं कि लोटों की जगह हमारी पार्टी में नहीं है, लोटों की जगह बाथरूम में है। अगर इस तरह का कोई मामला फैसला हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो कितना एक तौबा तायब हो गया, कितनी एक माफिया मांग ली और खान साहब की क्या इजाज़तनामा उसमें है, अगर है तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन पे है। बहरहाल ये हमारी जो वर्कर्स हैं उनकी मैंने ये डिमांड सुन ली है, अपनी पार्टी में भी रख दी है और इंशाल्लाह खान साहब से उम्मीद है कि ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात होगी तो मैं ये मैटर उनके सामने रखूंगा। अच्छा, कोई हाई कोर्ट के अंदर आप पिटीशन का बता रहे थे, कोई दायर की है, वो क्या पिटीशन थी? जी मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी है कल ही अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इलेक्शन पिटीशन जो कुछ फॉर्म 45 के होते हुए फॉर्म 47 बनाया गया। मैं 1,05,000 वोट लेके जीता हूँ, जबकि मेरा मद्दे मुकाबिल 50,000 वोट भी नहीं ले पाया। वहाँ भी जो कुछ धांधली की, एक देखें प्री पोलिंग थी, वो भी सब आपके सामने है। हमारे पोलिंग एजेंट उठाए गए, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये भी पता चली है कि इन तमाम एमएनएस को, ये जो कठपुतली एमएनएस है, इनको 20-20 हज़ार जाली वोट दिए गए थे कि ये जाओ जाकर भर्ती करो। मगर इस सब कुछ के बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए। मेरे अब हल्के में कोई 53,000 का डिफरेंस है। इस्लामाबाद का ये पॉश एरिया ये शामिल था और देहाती एरिया शामिल था। सारे पोलिंग स्टेशन से अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं और इस्लामाबाद की सारी आपके सामने है। जो किसी भी हल्के में आप जा करके, आपके रिपोर्टर से, आप खुद लोग थे, इंटरनेशनल मीडिया था मेरे साथ था, बल्कि हर पोलिंग स्टेशन से हम यहाँ जीते हैं।
लेकिन उसके बावजूद जो कुछ इन्होंने किया है, फ्रॉड किया है, फोर्जरी की है, उस सारे सबूत के साथ हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, यानी वो मेंबर हैं, तो वही इसका फैसला करेंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैंने आपके पहले उसको जो कठपुतली एमएनए है या उसको नाजायज़ एमएनए कह लें या पक्के के डाकू समझ लें, जो कुछ भी आप उसका नाम रख लें, क्योंकि आजकल कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू बराबर बराबर हो गए हैं। दोनों ने अपनी शर्म गैरत नाम की चीज़ हटा दी है। पहले कच्चे के डाकू आपको पता है वो बड़ा मुंह छुपाते थे और जंगलों में फिरते थे। उन्होंने पक्के के डाकू को जब देख लिया कि ये इतने बेगैरत हो गए हैं तो हमें गैरत करने की क्या ज़रूरत है, वो भी इनके साथ शामिल हो चुके हैं। अब वो भी बड़ा मूछे ताव दे के वो सबके सामने आके तस्वीरें भी बना लें और कैमरे के सामने भी आकर बातें करते हैं कि जनाब हम डाका डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू अब बराबर हो गए हैं। हालांकि मेरी राय पहले कच्चे के डाकू के बारे में थोड़ी सी बेहतर थी कि ये कम से कम गैरतमंद डाकू हैं, लेकिन अब पता चला कि दोनों बेगैरत हो गए हैं, दोनों में कोई शर्म हया नहीं रही। मैंने अपने अपोनेंट को ये कहा था कि भाई डाकू भाई आ जाओ, आप आकर के मस्जिद में फैसला करा लो, आप अपने फॉर्म 45 ले आओ, और अगर आप कुरान पे हाथ रख लो, अगर आप फॉर्म 45 भी नहीं है, क्या आप कहो कि मैं हारा हुआ नहीं हूँ, तब भी मैं आपको ये खैरात दे दूंगा। लेकिन किसी भी बात पे नहीं आया। मैंने आपके जरिए ये एक चैलेंज और भी दिया था। एक दिन सुना है कि कुछ 10-12 कुछ फॉर्म लेकर आया था कि जी मेरे पास भी फॉर्म है। उनको अब भी चैलेंज देता हूं कि आपको वो फॉर्म दिखा दे कि कौन से फॉर्म है उसके पास। वो ले आए फॉर्म, ओरिजिनल ले आए, उनके पास है ही नहीं, सारे फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड करते हैं ये। बेईमान आदमियों का क्या इलाज करेंगे? देखें, दो बंदों का आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जो मुंह पे आपको झूठ बोले उसका कोई आप इलाज नहीं कर सकते। जो नदी के पार खड़े होकर आपको गाली दे उसका भी कोई आप इलाज नहीं कर सकते। इसलिए कि वो जब गाली दे रहा है, नदी पार ना होगी ना आप उसको कुछ बिगाड़ सकेंगे। ये वो वाले डाकू हैं। तो लिहाजा हमने अपना कानूनी चाराजोई कर ली है। इंशाअल्लाह हम तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान ने जो खतूत लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को, कि उनको बताया गया कि हमारे साथ जो है वो बड़ी ज्यादती हो गई, हमारे बेडरूम से कैमरे निकले। ये सारे मामला तो सहाफ़ी कई अरसा पहले से निशानदहियाँ करते फिर रहे थे मुख्तलिफ अदालतों में जाके, ख्वाह वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार थे, जिसमें अरशद शरीफ एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसमें इमरान रियाज खान एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसे 8 महीने गायब किया गया और अभी तक उसे जो है वो किन लोगों ने उठाया था सबूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किए गए। तो जजेस साहबान की जानब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फायज ईसा साहब, जिन्होंने इस मामले को इल्तवा का शिकार किया है, वजीर आजम का आर्मी चीफ के बाद खसूसी मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके करना कैसे देखते हैं? देखें, एग्जेक्टिव और जुडिशरी जब इस तरह की मुलाकातें करेगी तो लोगों का इंसाफ के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। मैं इसकी समझता हूँ कि ये बहुत बुरी मिसाल कायम की है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने चैम्बर में बुलाना, और आज बल्कि आज़म तारा ने हमने चीफ जस्टिस के कहने पे मुलाकात की है, उसका ये कहना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी मिसाल है। ये नई मुलाकात होनी चाहिए थी। यानी जो ये कठपुतली प्राइम मिनिस्टर जो इस तरह के हरकतों में मुलव्वस है, अगर आप उनको अपने चैम्बर में बुला के खुश आमदीद कहेंगे तो लोगों का आपके ऊपर इंसाफ से एतमाद कहाँ रहेगा? इनको तो कटहरे में खड़ा करें, बुलाएं, मगर कटहरे में खड़ा करें, इनसे मुलाकातें ना करें, इनसे मोहब्बत की पींगे ना बढ़ाएं। तो ये तो बहुत बुरी मिसाल कायम की है। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थी। आपको याद होगा एक दफ़ा साकिब निसार ने उस वक्त के बाजवा साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की थी, जिसकी मैंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। मेरा इंटरव्यू मौजूद है कई, बल्कि कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस दीदन साकिब निसार ने कहा कि कुछ वकील ये कहते हैं, एजाज हसन साहब और मेरी राय थी कि नहीं मिलना चाहिए था, इससे इंसाफ को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। गो के वो उस वक्त डैम फंड्स में चेक ले रहे थे, मगर ये मुलाकात इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और उसके बाद देखा आपने आज साकिब निसार साहब को किन अल्फाज में लोग याद करते हैं। इसी तरह देखें, इनका इख्तदार भी इनका भी ख़त्म होने वाला है अक्टूबर में। ये आज है कल नहीं होंगे। गो के इनकी एक और अफवाह चल रही है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब अपनी टेन्योर को बढ़ाने के लिए इन तमाम गैर कानूनी हरकतों से आंखें बंद किए हुए हैं। ये एक अफवाह है, मुझे नहीं पता, आप लोग बेहतर जानते हो, ये पूरा सोशल मीडिया बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा, तो मुझे नज़र नहीं आता ऐसा कुछ होगा। मगर आज इंसाफ अगर लोगों को आप नहीं देंगे, आपके बारे में पहले राय बतौर जज बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से आप पिछले 1 साल से और अब बतौर चीफ जस्टिस जब आप काम कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ देने की बजाय
आपने नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ दिया, आपने हमसे बल्ले का निशान छीना, पाकिस्तान के आइन को एक पार्टी के आइन के नीचे और ताबे कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह आपने देखा कि किस तरीके से इन रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि यही जनाब इलेक्शन कराएंगे। क्या हुआ फिर उनके ज़रिए? जो कुछ उन्होंने किया वो सब आपके सामने है, कट्टा चट्टा आपके सामने आ गया है। तो लिहाजा इस गैर कानूनी हरकत की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में भी आयद होती है। आपको याद है कि जब मैं मिसिंग पर्सन वाला केस कर रहा था, मैंने कहा जी इमरान रियाज ने मुझे कहा है, उसने कहा जी वो आया नहीं। मैंने कहा जी मुझे उसने पैगाम दिया है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मैं आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। भाई अगर उसको दोबारा उठा लिया, जेल में डाला। बात यह है कि अगर कोई सहाफ़ी या कोई वकील या कोई भी पर्सनैलिटी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अगर कानून की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, अपनी ओपिनियन देता है, उसको उठा के ले जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? पूरी दुनिया में आज आपका हमसाया मुल्क क्या कर रहा है? समंदर में अगले ट्रेनें बना रहे हैं और पता नहीं क्या बुलेट ट्रेनें और क्या क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आगे दुबई में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। और हम आज तक, हमारा एक्स बंद है, हमारे यहाँ ट्विटर बंद है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया डाउनलोड कर दिया जाता है, हमारे यहाँ जनाब जो बंदा सवाल करता है, सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय बंदे को हम ढूंढते हैं कि किधर गायब हो गया। तो बात यह है कि अगर आपको बात करने की आज़ादी नहीं है, इस मुल्क को माशी तौर पर आपने पहले तबाह कर दिया है, सियासी तौर पर आपने पहले तबाही के दहाने पे आपने पहुंचा दिया है, और आगे जो कुछ आप अलल्ले तलल्ले करने जा रहे हैं, ये जो आप कर्जे ले रहे हैं कि जी IMF ने कह दिया चीज़ें बढ़ा दो, भाई लानत में जो IMF को ना लो उससे कर्जा, अच्छा जी डिफॉल्ट हो जाएगा, होने दो भाई। अगर तुमने पैदल आना है तो हम भी पैदल आ जाएंगे अपने घर से। मुझे ये बताओ कि कर्जों पे कर्जे लगाते जाओ। तो मुझे बता दें, अब CIFC की उस दिन मीटिंग थी, आपने देखा उस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे 100-150 गाड़ियां अंदर थी, 100-150 गाड़ियां बाहर प्रोटोकॉल की खड़ी थी। अगर आपने 10 बंदों के खातिर 400 गाड़ियां खड़ी करनी है, मुझे बता दें किसके पैसों से है? मेरे आपके पैसों से। $18 बिलियन सालाना मुफ्त बरात ले रहे हैं ये बदमाशिया जो कुछ हमारे ऊपर मुसल्लत है, और उसके बदले में दे क्या रहा है? जुल्म, तशद्दुद, बंदे उठाओ, नंगा करो, मारो, जेलों में डालो। ये हमें दे रहे हैं। हमें दे क्या रहे हैं? देखें, बिजली गैस इतनी महंगी कर दी, आम आदमी की जिंदगी का सोचें, वो कैसे गुजारा करे? रिहाइश इतनी महंगी हो गई है, कहते हैं जी डिफॉल्ट हो जाएगा, बस कर्जे पे कर्जे लेते जाओ, गैस के बिल बढ़ा दो, बिजली का बिल बढ़ा दो, फलां का बिल बढ़ा दो, पेट्रोल सुनाया 100 रुपए में बढ़ रहा है। ये हम सुन रहे हैं, पता नहीं अफवाहें हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन बात यह है कि आम आदमी की जिंदगी इतनी अजीरन कर दी तो वो क्या करेंगे? किधर जाएंगे? खुदकुशियां करेंगे, डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, मारेंगे, मारामारी होगी। ये मुल्क चलाने के हरबे और धंधे नहीं है जो कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो अवाम से अब ये बदले ले रहे हैं। शेबशीन साहब, आखिरी सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान का वजूद ख़त्म कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए था। इससे पहले अज़मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान का जो सर है वो कलम कर देना चाहिए, ये एक फितना है। ये स्टेटमेंट्स हाजिर हैं। आपकी KP में भी गवर्नमेंट है, दीगर जगहों पे दरखास्तें दी हैं, FIR नहीं हो सकी, अदालत का रुजू भी कर सकते थे। तो KP में भी आपकी इतनी कमजोर गवर्नमेंट है कि एक मुकदमा नहीं दर्ज होता जब कत्ल की धमकी। देखिए, मैंने तो पहले भी कह दिया था, देखें ये पहले भी इन्होंने खातराना हमला कराया वजीराबाद में, उससे पहले भी इन्होंने जहर देने की कोशिश की, उससे पहले आपने देखा होगा 25 मार्च को यहाँ करने की कोशिश की, और उससे पहले इन्होंने हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम किया जिससे वो गिरते गिरते बचा। तो इनकी तो ख्वाहिश शुरू से यही रही है। तो इनके खिलाफ फौरी तौर पर FIR होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैंने मुतालबा पहले भी किया है, पूरे पाकिस्तान में FIR ये कटनी चाहिए इनके खिलाफ, जो जो इनको धमकियां दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको परसू करेंगे और FIR जरूर कटाएंगे इनके खिलाफ। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे यानी कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ हुआ, उसके बाद जो है ना मुल्क भर से वकला तहरीकें जो है ना निकलेंगी, इसी तरह इस बार भी कोई ऐसा ही इनके वकला तहरीकें वगैरह निकलेंगी इंशाल्लाह। देखें, सिर्फ पूरी कौम खड़ी है, सिर्फ वकील नहीं है। वकीलों की तहरीक तो चलेगी ही चलेगी, पूरी कौम इस वक्त खड़ी है। आपने देख लिया 8 फरवरी को किस तरह कौम निकली, मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, लोग निकले, उन्हें वोट दिया, चुन चुन के जो कैंडिडेट थे PTI के, उन लोगों को वोट दिया। अब मेरा फाख्ता निशान था, मेरे साथ 4 और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के परिंदों के निशान रख दिए गए ऊपर नीचे, लेकिन उसके बावजूद 1,05,000 लोग बंदा बाहर निकला, उन्हें वोट दिया, आइडेंटिफाई किया। कौम निकल खड़ी हुई है, लेकिन अब ये वक्त है इनका सुधरने का। नहीं सुधरेंगे तो फिर वो इंतकाम इनसे कौम लेगी, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। शुक्रिया।